गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से स्वागत है आपका एक बार ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, हम 28वें चैप्टर में नर जनन तंत्र में हमने सहायक जननांग जो है वो कर लिया। सहायक जननांग में वर्षण कोश पढ़ लिया, ठीक है, अधिवर्षण पढ़ लिए और शुक्रवाहिनी पढ़ ली, ठीक है। यह हमारे कंप्लीट जो है वो हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर चाहे कितना ही लंबा हो वीडियो, हम नर जनन तंत्र को कंप्लीट करेंगे। किसको कंप्लीट करेंगे? नर जनन तंत्र को कंप्लीट डायग्राम सहित करेंगे, ठीक है ना। डायग्राम सहित नर जनन तंत्र को कंप्लीट करेंगे और फिर आगे वाले दिन हम किसको जो मादा जनन तंत्र है उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, शुक्रवाहिनी के बाद में आता है मूत्र मार्ग। अब हम 4 नंबर जो बात करने वाले हैं, किसकी बात करेंगे? मूत्र मार्ग की। वीडियो को अंत तक देखना है और पूरा देखना है। लास्ट में हम डायग्राम की भी इसमें बात जो है वो करेंगे। मूत्र मार्ग को बोला जाता है यूरेथ्रा। क्या बोला जाता है? यूरेथ्रा जो है वो बोला जाता है। और जिन बच्चों ने पीछे का अगर नहीं देखा है तो पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, मूत्र मार्ग जो है, जो मूत्राशय होता है से मूत्रवाहिनी निकलकर जो शुक्रवाहिनी और मूत्र मार्ग ये मिलकर किसका निर्माण किया था? सकलनी नलिका का या वाहिनी का निर्माण किया था, जिनसे मिलकर क्या बनता है? मूत्र मार्ग बनता है। फिर से सुनिए, मूत्र मार्ग किससे बनेगा? ये मूत्रवाहिनी, ठीक है, और प्लस सकलनीय वाहिनी, ठीक है, से मिलकर जो मूत्र जनन नलिका क्या बनती है? मूत्र जनन नलिका या फिर मूत्र मार्ग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मूत्र मार्ग का निर्माण होता है, ठीक है। कहने का मतलब है मूत्र वाहिनी और सकलनीय वाहिनी मिलकर, मूत्र वाहिनी कहाँ से निकली? मूत्राशय से। ये कहाँ बनी? शुक्रवाहिनी से, ठीक है। और ये आपस में मिलकर किसका? मूत्र जनन नलिका का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? मूत्र मार्ग कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये मूत्र मार्ग जो होता है लगभग 20 सेंटीमीटर एक लंबी नाल होती है। कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर एक लंबी नाल जो है वो होती है, ठीक है, जो शीशन के शिखर भाग पर मूत्र जनन छिद्र का निर्माण करती है। भाई, शीशन का जो भाग है आगे वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। शीशन, उस शीशन के जो शीर्ष भाग है, शीशन का शीर्ष भाग जो है उस पर मूत्र जनन छिद्र का निर्माण करती है। किसका? मूत्र जनन छिद्र का निर्माण करती है। और जहां से क्या है? मूत्र का त्याग किया जाता है। जहां से किसका त्याग किया जाता है? मूत्र का और शुक्राणु का जो त्याग है वो किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं 5 नंबर, सहायक जनन ग्रंथियां। ये भी इसी में ही है, सहायक जनन ग्रंथियां। उसके बाद में हम शीशन जो लास्ट है वो पढ़ेंगे, सहायक जनन ग्रंथियां। प्यारे बच्चों, नर जनन तंत्र में 3 सहायक जनन ग्रंथियों के रूप में काम करती हैं। एक तो प्रोस्टेट ग्रंथि, एक काउपर ग्रंथि या बल्फोयूरिथ्रल ग्रंथि बोलते हैं, और इसी में आपके क्या दे रखा है? शुक्राशय और दे रखा है, जिसमें शुक्राणुओं का क्या किया जाता है? संग्रहण किया जाता है। उसकी भी हम बात करेंगे। देखिए, सहायक जनन ग्रंथियां हैं तो मनुष्य में कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 3 प्रकार की पाई जाती हैं, जो कि अपने स्राव को कहाँ छोड़ती हैं? मूत्र मार्ग में छोड़ती हैं। ये 3 प्रकार की पाई जाती हैं और स्राव को कहाँ छोड़ती हैं? मूत्र मार्ग में छोड़ती हैं। स्राव को कहाँ छोड़ती हैं? मूत्र मार्ग में छोड़ती हैं। ये सभी स्राव पदार्थ अधिवर्षण तथा शुक्राशय द्वारा स्रावित पदार्थों, भाई ये स्राव जो है, एक तो अधिवर्षण डायग्राम में बताऊंगा स्थिति इसकी, बाकी हमने पढ़ ली है। साथ में शुक्राशय द्वारा स्रावित, शुक्राशय में क्या है? शुक्राणुओं का जो है संग्रहण किया जाता है। प्यारे बच्चों, इन अधिवर्षण, शुक्राशय, इन सब से सभी
से पदार्थ, जो स्रावित पदार्थ हैं एवं शुक्राणु मिलकर, भाई शुक्रिय प्लाज्मा प्लस शुक्राणु मिलकर वीर्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वीर्य बनाते हैं, जिसे इंग्लिश में सीमन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीमन बोला जाता है। प्यारे बच्चों, सहायक जनन ग्रंथियां अगर बात करें तो मुख्य रूप से आपको बता दी 3 होती हैं। वीर्य या वीर्य को शुक्र द्रव्य भी बोल सकते हो, ठीक है, या इसको वीर्य या सीमन कहा जाता है, जिसमें केवल शुक्राणु नहीं होते हैं। शुक्राणु प्लस शुक्रिय प्लाज्मा अर्थात अधिवसन तथा शुक्राशय द्वारा स्रावित अन्य पदार्थ प्लस शुक्राणु मिलकर वीर्य बनाते हैं, न कि केवल शुक्राणु को वीर्य कहा जाता है। ओके, अब बात करते हैं पहली सहायक जनन ग्रंथि की, जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी? प्रोस्टेट ग्रंथि। देखिए प्यारे बच्चों, प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में अभी पढ़ेंगे कि प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है। यह ग्रंथि जो है मूत्र मार्ग के आधार पर स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? जो मूत्र मार्ग है और इस मूत्र मार्ग के आधार पर स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है? मूत्र मार्ग के आधार पर ये स्थित होती है। इसके अलावा ये ग्रंथि जो है वो हल्के सफेद क्षारीय तरल पदार्थ का स्रावन करती है। किसका स्रावन करती है? हल्के सफेद तथा क्षारीय तरल पदार्थ का स्राव करती है। क्षारीय तरल पदार्थ का स्राव करती है और ये हल्के सफेद क्षारीय तरल पदार्थ जो है वो वीर्य का, जो जिसमें शुक्राणु भी स्थित होते हैं, वीर्य का 25 से 30% भाग बनाती है। क्या बनाता है? 25 से 30% भाग बनाता है। ठीक है, इस तरल में अगर हम बात करें कि क्या क्या स्थित होते हैं, तो इसके अंदर फास्फेटेज क्या होते हैं? फास्फेटेज, इसके अलावा सिट्रेट, इसके अलावा लाइसोजाइम, इसके अलावा फाइब्रिनोलाइसिन, सप्परमीन आदि उपस्थित होते हैं। ये इस प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा जो क्षारीय पदार्थ होता है उसके अंदर स्थित होते हैं। ठीक है, ये पदार्थ क्या करते हैं? शुक्राणुओं को सहक्रिय बनाते हैं। स्पर्म जो होता है, शुक्राणु जो होता है उसको क्या बनाते हैं? एक्टिव बनाते हैं। स्पर्म को क्या बनाते हैं? एक्टिव बनाते हैं। एवं जो वीर्य है उसको स्कंदन, वीर्य के स्कंदन को रोकते हैं। स्कंदन का मतलब क्या होता है? जमना। क्या होता है? जमना। उसके जमने को क्या कहते हैं? रोकते हैं। अधिक आयु में प्रोस्टेट का आकार जो है वो बढ़ जाता है। व्यक्ति की जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है इसका आकार भी बढ़ जाता है, जिससे मूत्र विसर्जन में कठिनाई होती है। किसमें कठिनाई होती है? मूत्र त्याग करने में कठिनाई होती है। मूत्र त्याग में क्या होती है? कठिनाई होती है नर के अंदर। ठीक है, जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनमें मूत्र त्याग में कठिनाई इसी प्रोस्टेट के बढ़ जाने से होती है। किसके बढ़ जाने से होती है? प्रोस्टेट के बढ़ जाने से होती है। ये थी प्रोस्टेट ग्रंथि। सेकंड की बात करते हैं, 2 नंबर जो है वो है शुक्राशय। शुक्राशय को सेमिनल वेसिकल्स बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सेमिनल वेसिकल्स जो है वो बोला जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, सेमिनल वेसिकल्स या शुक्राशय की बात करते हैं तो ये मूत्राशय की सतह एवं मलाशय के बीच में स्थित होता है। किसके बीच में स्थित होता है? मूत्राशय एवं मूत्राशय की जो सतह एवं जो आहार नाल का अंतिम भाग होता है, कौन सा? मलाशय, इनके बीच में स्थित होता है। मूत्राशय की सतह एवं मलाशय के क्या है? बीच में स्थित होता है। और ये एक जोड़ी थैलीनुमा संरचना होती है। में स्थित एक जोड़ी क्या होती है? थैलीनुमा संरचना
होती हैं। कैसी? थैले जैसी संरचना, थैलेनुमा संरचना जो है वो होती है। ये एक पीले से चिपचिपे तरल पदार्थ का स्रावन करने वाली ग्रंथि है। शुक्राशय जो है ये कैसे पदार्थ का स्राव करती है? पीले और चिपचिपे, पीले रंग के चिपचिपे, पीले रंग के चिपचिपे पदार्थ का क्या करती है? श्रावण करती है। शुक्राशय द्वारा किसका स्राव किया जाता है? पीले रंग के चिपचिपे पदार्थ का श्रावण किया जाता है। प्रत्येक शुक्राशय, शुक्राशय कितनी जोड़ी बताए मैंने अभी? एक जोड़ी। शुक्राशय कितने जोड़ी बताए? एक जोड़ी। प्रत्येक शुक्राशय जो है वो एक छोटी नलिका, प्रत्येक शुक्राशय से एक छोटी नलिका निकलती है और वो शुक्र वाहिनी की तुम्बिका में खुलती है। कहाँ? एम्पुला में खुलती है। कहाँ खुलती है? एम्पुला में खुलती है। और ये एम्पुला किसका भाग था? शुक्र वाहिनी का भाग, वास डेफरेंसिस जो थी उसका भाग है। शीशन की उत्तेजित अवस्था में संकलन के समय दोनों शुक्राशय संकुचित होकर, भाई जब आगे वाला जो हम 6 नंबर पढ़ेंगे सहायक अंग में शीशन, जब ये उत्तेजित अवस्था में होता है, किस अवस्था में होता है? उत्तेजित अवस्था में होता है तो संकलन होता है। क्या होता है? संकलन। उस समय दोनों शुक्राशय क्या होंगे? जो दोनों शुक्राशय हैं, कौन से? दोनों शुक्राशय हैं वो संकुचित होकर अपने स्राव मुक्त करते हैं। क्या होकर? संकुचित होकर अपने स्राव जो है वो मुक्त करते हैं। संकुचित होकर क्या करते हैं? अपने स्राव मुक्त करते हैं। शुक्राशय का स्राव जो है वीर्य का 60% भाग बनाता है। देखिए स्पर्म शुक्राणु हो गया, प्लस प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव, प्लस शुक्राशय ग्रंथि का स्राव। ठीक है, कितने प्रतिशत हो गया? प्रोस्टेट ग्रंथि का मैंने आपको बताया था 25 से 30%। कितना? 25 से 30%। ठीक है, शुक्राशय की बात करें तो शुक्राशय का कितना है? 60% भाग। ये मिलकर क्या बनाते हैं? वीर्य बनाते हैं। बाकी हम एक और की बात करेंगे, इसमें शुक्राणु भी होते हैं, साथ में हम आगे काउपर ग्रंथि भी पढ़ेंगे, उसका भी कुछ भाग जो है वो वीर्य के अंदर स्थित होता है। तो ये था शुक्राशय। शुक्राशय जो है, शुक्राशय के स्राव में अगर बात करें पदार्थों की तो फ्रक्टोस, क्या है? फ्रक्टोस, इसके अलावा शर्करा, इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिंस, प्रोस्टाग्लैंडिस, इसके अलावा अगर बात करें प्रोटीन, प्रोटीन, सेमिनोजेलिन, सेमिनोजेलिन होते हैं। ठीक है, ये इस शुक्राशय के स्राव में स्थित होते हैं। कौन कौन से हैं? फिर से बता रहा हूँ, फ्रक्टोस, शर्करा, प्रोस्टाग्लैंडिंस, प्रोटीन, सेमिनोजेलिन, ये पाए जाते हैं। फ्रक्टोस जो है ना, ये पहला शब्द जो लिखा है, फ्रक्टोस जो है ना, ये होता है, ये शुक्राणुओं को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, किसके रूप में? एडिनोसिन ट्राइफास्फेट के रूप में क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। क्षारीय प्रकृति के होने के कारण ये स्राव योनि मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर शुक्राणुओं की सुरक्षा करते हैं। ये क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। और योनि भाग, मादा का जो अंग होता है योनि, जिसमें शुक्राणु को छोड़ा जाता है, वो होता है अम्लीय। तो क्षारीय अम्लीयता को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं, जिससे शुक्राणु क्या है? जीवित रहते हैं। शुक्राणु जो है वो सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, नष्ट नहीं होते हैं। तो ये था क्या आपके दूसरा शुक्राशय। इसके बाद में 3 नंबर बात करते हैं काउपर की ग्रंथि या बल्फोयूरिथ्रल ग्रंथि। 3 नंबर जो है वो है काउपर की ग्रंथि, या इसे बोल सकते हो बल्फोयूरिथ्रल, बल्फोयूरिथ्रल ग्रंथि। ठीक है, काउपर की ग्रंथि या इसको बल्फोयूरिथ्रल की ग्रंथि जो है वो बोल सकते हो। ओके, देखिए ये क्या होती है? जो हमने प्रोस्टेट ग्रंथि पढ़ी है, कौन सी ग्रंथि पढ़ी है? प्रोस्टेट।
प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे मूत्र मार्ग के दोनों पार्श्वों में एक छोटी अंडाकार ग्रंथि स्थित होती है जिसे हम काउपर की ग्रंथि कहते हैं। प्रोस्टेट के नीचे, ध्यान से सुनना, प्रोस्टेट के नीचे मूत्र मार्ग के पार्श्व, अर्थात पार्श्व का मतलब होता है साइड में, छोटी अंडाकार कैसी होती है, छोटी अंडाकार ग्रंथि स्थित होती है, जिसे क्या बोला जाता है, काउपर की ग्रंथि कहा जाता है। मैथुन के समय, मैथुन क्या होता है भाई, मैथुन होता है जब नर एवं मादा आपस में संभोग की क्रिया करते हैं। संभोग की क्रिया का मतलब है सेक्स की क्रिया करते हैं, उसे मैथुन क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैथुन क्रिया जो है वो कहा जाता है। उस समय इन ग्रंथियों द्वारा एक गाढ़ा स्राव, ग्रंथियों इस ग्रंथि के द्वारा क्या है, एक गाढ़ा चिपचिपा तथा क्षारीय पारदर्शी पदार्थ है, उसका स्राव जो है वो किया जाता है। देखो फिर से सुनो, जब नर जो है वो सेक्स के लिए तैयार होता है, अर्थात मैथुन क्रिया के लिए तैयार होता है, अपने शुक्राणुओं को मादा की योनि में भेजने के लिए तैयार होता है, उस समय क्या है, नर का जो सीसन है उसके द्वारा, उसमें ये काउपर की ग्रंथि जो होती है उसके द्वारा एक गाढ़ा चिपचिपा क्षारीय पारदर्शी पदार्थ का स्राव होता है, जो क्या करता है, मूत्र मार्ग को क्या बनाता है, चिकना बनाता है। मूत्र मार्ग को क्या बनाता है, चिकना बनाता है तथा मूत्र मार्ग की जो अम्लीयता होती है, योनि भाग की क्या होती है, अम्लीयता होती है, योनि भाग की क्या होती है, अम्लीयता होती है, उसे समाप्त करके उदासीन या हल्का क्षारीय बना देता है। उदासीन या क्या बना देता है, हल्का क्षारीय बना देता है, जिसके अंदर शुक्राणु आसानी से सुरक्षित रह सकते हैं। ये तरल मादा को जो मादा का योनि भाग है, जब मैथुन की क्रिया होती है और जो योनि भाग है उस योनि भाग को क्या है, चीकना करता है, और चीकना होने के कारण जब मैथुन की क्रिया होती है उस समय क्या है, मैथुन की क्रिया जो है वो सरल हो जाती है। सरल या फिर आप लोग सुगम बोल सकते हो, उसमें परेशानी नहीं होती है। इसलिए काउपर ग्रंथि द्वारा ये गाढ़ा चिपचिपा क्षारीय पदार्थ स्रावित होना बहुत जरूरी है। उसकी वजह से मैथुन की क्रिया में कठिनाई नहीं होती है, और साथ में जो योनि का अम्लीयता वाला भाग है या योनि की जो अम्लीयता होती है उसको भी ये समाप्त करके उदासीन कर देता है। यह आपके हो गई तीनों प्रकार की सहायक जनन ग्रंथियां, एक तो प्रोस्टेट ग्रंथि, एक शुक्राशय ग्रंथि और एक काउपर की ग्रंथि या बल्ब यूरिथ्रल ग्रंथि इसे भी बोला जाता है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की। किसकी बात करते हैं, लास्ट टॉपिक की, जिसे बोला जाता है सीसन। क्या कहा जाता है, सीसन, जो आपके 6 नंबर है। कितने नंबर अंग है, 6 नंबर अंग सीसन। इंग्लिश में भी आपको याद रखना है, पेनिस बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पेनिस बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पेनिस जो है वो बोला जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, मनुष्य व अन्य स्तनियों में वृषण कोषों के बीच में, जब हमने वृषण कोष की बात की थी, तो वृषण कोषों के बीच में, ठीक है ना, वृषण कोषों के बीच में तथा उदर से एक लटका हुआ एक लंबा बेलनाकार, कैसा, लंबा, इसके अलावा बेलनाकार, लंबा बेलनाकार तथा उत्थापनशील या उच्छाई तथा अत्यधिक सहवनी एक मैथुन अंग पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैथुन अंग पाया जाता है। फिर से सुनिए, जो मनुष्य है उसमें, मनुष्य के नर में वृषण कोषों के बीचों में पेट से या उदर से लटका हुआ एक लंबा बेलनाकार उत्थापनशील या उच्छाई तथा अत्यधिक सहवनी एक मैथुन अंग पाया जाता है,
जिसे क्या बोला जाता है, शीशन बोला जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, शीशन बोला जाता है। ये महीन उदर भित्ति द्वारा ढका रहता है। किसके द्वारा ढका हुआ रहता है, महीन उदर भित्ति जो होती है उससे ढका हुआ रहता है। महीन उदर भित्ति द्वारा क्या है, ढका हुआ रहता है। शीशन काय जो होती है बॉडी ऑफ पेनिस, ठीक है ना, शीशन काय किसे बोला जाता है, बॉडी ऑफ पेनिस, अर्थात जो पेनिस का आवरण होता है तंतु में वह स्योंजी उत्तकों की 3 उपस्योंजी डोरियों का बना हुआ होता है। किसका बना होता है, उपस्योंजी डोरियों का बना हुआ होता है, ठीक है ना। स्योंजी उत्तक की उपस्योंजी डोरियों का बना हुआ होता है। कितनी डोरियां होती हैं, 3 डोरियां होती हैं। कितनी डोरियां होती हैं, 3, जिनमें से 2 मोटी डोरियां शीशन के पृष्ठ पार्श्व भागों से तथा तीसरी मूत्र मार्ग के चारों ओर अधोवर्ती भाग में बीच में एक पतली डोरी होती है। पृष्ठवर्ती भाग की जो डोरियां होती हैं, पृष्ठवर्ती भाग की जो डोरियां होती हैं, कौन से भाग की, पृष्ठवर्ती भाग की जो डोरियां हैं उनको शीशन समूह है, उनको क्या बोलेंगे, शीशन समूह है, या उनको बोला जाता है कार्पोरा केवरनोमा। उनको क्या बोला जाता है, कार्पोरा केवरनोमा जो है बोला जाता है। तथा अधरवर्ती जो डोरियां हैं, कौन सी, अधरवर्ती जो डोरियां हैं, अधरवर्ती जो डोरियां हैं उनको संपजाफ पिंड या कॉर्पस स्पंजियोसम बोला जाता है। कॉर्पस स्पंजियोसम जो है वो बोला जाता है। पृष्ठवर्ती भाग की डोरियां शीशन समूह है और अधरवर्ती भाग की डोरियां सपजाम पिंड या कार्पस स्पंजियोसम बोला जाता है। शीशन का जो सीकर भाग होता है, सबसे ऊपर का भाग, कौन सा भाग, सीकर भाग। अभी डायग्राम की बात करेंगे। सीकर भाग जो होता है वो फैलकर एक फूले हुए चीकने मुंड का निर्माण करता है। फूले हुए चीकने मुंड का निर्माण करता है। फूले हुए चीकने मुंड का निर्माण करता है। ये केवल कार्पस स्पंजियोसस का बना हुआ होता है। इस भाग का ये क्या है, बना हुआ होता है, कार्पस स्पंजियोसम का ये बना हुआ होता है। शीशन मुंड को ढकने वाली एक त्वचा टोपी के समान रचना बनाती है। इस शीशन मुंड को भी बोल सकते हैं। शीशन का सबसे शीर्ष भाग क्या कहलाता है, शीशन मुंड कहलाता है। इसको ढकने के लिए एक टोपी नुमा त्वचा होती है, क्या होती है, जिसे शीशन मुंड छद कहते हैं। क्या बोलते हैं, शीशन मुंड छद कहा जाता है। शीशन मुंड छद कहा जाता है, या परप्यूस बोल सकते हो इंग्लिश में, क्या बोल सकते हो, परप्यूस, ठीक है। यह मैथुन के समय शीशन मुंड के आधार पर वर्लित हो जाती है। भाई जब मैथुन की क्रिया होती है, सेक्स की क्रिया होती है, उस समय ये शीशन मुंड से हट जाती है और उसके आधार पर स्थित हो जाती है। कहाँ स्थित हो जाती है, उसके आधार पर स्थित हो जाती है, ठीक है। सामान्य अवस्था में अगर बात करें तो शीशन की 3 डोरियों में उपस्थित रक्त कोटर खाली रहते हैं। भाई जो सामान्य अगर स्थिति होगी, अर्थात मैथुन की स्थिति नहीं होगी, उस समय मैथुन के अलावा अगर अन्य समय अगर बात करें तो शीशन की तीनों डोरियां जो हैं उनके अंदर रक्त नहीं होगा, वो क्या रहेंगी, खाली रहेंगी। तो पेशियां जो है वो संकुचित रहेंगी। इस समय मूत्र जनन छिद्र द्वारा मूत्र ही बाहर निकलता है। इस समय केवल मूत्र जनन छिद्र द्वारा क्या बाहर निकलेगा, मूत्र ही बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है, केवल जो है मूत्र ही बाहर निकलता है, बाकी शुक्राणु बाहर जो है वो नहीं निकलते हैं। लेकिन मैथुन के प्रति उत्तेजना होने पर, जब मैथुन की क्रिया की इच्छा होती है नर की, उस समय क्या है, उत्तेजना होने पर शीशन धमनी से रक्त स्पंजी डोरियां कोटरों में भर जाता है। रक्त जो है वो इन तीनों डोरियों में क्या है, भर जाता है और मुंड वाला भाग जो है कोटरों में भर जाता है तथा पेशियां स्थिर हो जाती हैं। पेशियां क्या हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं और शीशन जो है वो फूल कर, शीशन अंत में क्या होगा, फूल कर क्या हो जाता है, बड़ा एवं कड़ा हो जाता है। कड़ा का मतलब है कठोर हो जाता है। बड़ा एवं क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है।
किस समय? जब नर जो है वो मैथुन क्रिया के लिए तैयार होता है उस समय वह मुंड वाला भाग है वो नग्न हो जाता है। मुंड वाला भाग क्या है? नग्न हो जाता है। और शीर्षण का तन कर जो है खड़ा होना शीर्षण में रुधिर परिसंचरण पर निर्भर करता है। भाई जो शीर्षण है वो फूल कर और साथ में जो शीर्षण मुंड है वो नग्न हो जाता है। अब शीर्षण का ये फूल कर बड़ा होना व खड़ा होना किस पे निर्भर करता है? रक्त परिसंचरण पर निर्भर करता है। याद रखनी है ये बात, किस पे निर्भर करता है? रक्त परिसंचरण पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? रक्त परिसंचरण पर निर्भर करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शीर्षण मैथुन के समय उत्तेजित अवस्था में होता है, अर्थात फूलकर बड़ा व खड़ा होता है। उस समय जो मादा का योनि भाग है, जो हम आगे मादा जनन तंत्र में पढ़ेंगे, उसकी गहराई में जाकर उसके मतलब योनि भाग में गहराई तक पहुंचता है और पहुंचकर और क्या है, शुक्राणु अपने हैं उनको वहां छोड़ता है, जिससे क्या है शुक्राणु गर्भाशय में आसानी तक पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? गर्भाशय में आसानी तक पहुंच जाते हैं। आगे हम बात करेंगे कहाँ पहुंचकर किस प्रकार से निषेचन की क्रिया होती है। तो ये था आपके नर जनन तंत्र। अब इसके डायग्राम की और बात कर लेते हैं। इसका डायग्राम जो है वो किस प्रकार का होता है। तो देखिए डायग्राम मैं 1 मिनट में बना देता हूँ, जिसमें हम साधारणतया कुछ की बातें करेंगे। देखिए डायग्राम की बात करते हैं, अगर बनाएंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। ये जो है आपको नर जनन तंत्र का आपकी बुक में दिया हुआ डायग्राम है। इसमें देखिए अगर हम बात करें वर्षण की, तो ये जो भाग है, ये अंदर वाला जो भाग है, ये आपको जो दिख रहे हैं ये क्या होते हैं? अंडाकार आकृति के जो 2 आपको संरचनाएं दिख रही हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? वर्षण कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है? वर्षण जो है वो बोला जाता है। इसके बाद में ये जो भाग है, यहाँ से लेकर यहाँ ये और ये भाग जो है पूरा, ये होता है वर्षण कोश का। किसका भाग होता है? वर्षण कोश का भाग होता है, जिसके अंदर ये वर्षण जो है ये स्थित होते हैं। इसके बाद में हमने अधिवर्षण की बात की थी। किसकी बात की थी? अधिवर्षण की। तो अधिवर्षण के 3, ये जो है ये अधिवर्षण है, ये देखिए ये अधिवर्षण होते हैं। 3 भाग हमने अधिवर्षणों के अंदर पढ़े थे। इसके बाद अधिवर्षणों से, अधिवर्षण के पुच्छक भाग से ये जो एक नलिका बन रही है, देखिए यहाँ से ये आपको जो नलिका दिख रही है, ठीक है, ये क्या कहलाती है? शुक्रवाहिनी कहलाती है। ये देखिए अधिवर्षण से क्या बन रही है? शुक्रवाहिनी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? शुक्रवाहिनी जो है वो कहलाती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, देखिए मूत्र मार्ग, इसके बाद में हमने यूरेथ्रा की बात की थी, मूत्र मार्ग की। तो ये होता है मूत्र मार्ग। ये यहाँ पर शुक्रवाहिनी आकर शुक्राशय में खुलती हैं। कहाँ पे खुलती हैं? शुक्राशय में। ये होता है शुक्राशय। एक जोड़ी शुक्राशय होते हैं। कितने जोड़ी? एक जोड़ी शुक्राशय होते हैं और इसके अंदर जो शुक्राणु है वो संग्रहित रहते हैं और ये होता है मूत्र मार्ग। इस शुक्राशय से और ये शुक्राशय हो गए, इनसे क्या रहता है? अटैच में रहता है। साथ में जो अन्य सहायक जनन ग्रंथियां हैं वो भी रहती हैं और ये इस प्रकार से मूत्र मार्ग जो है वो इस बेलनाकार भाग में, या अर्थात शीर्षण भाग में आकर इसके अंतिम भाग पर खुलता है। शीर्षण भाग पर आकर क्या है? अंतिम भाग पर जो है वो खुलता है। साथ में आपको शुक्राशय के नीचे ये संरचना दिख रही है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि होती। कौन सी ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्रंथि। और एक मैंने आपको काउपर ग्रंथि बताई थी। ठीक है। इसके अलावा शुक्रवाहिनी हो गई। शुक्राणु यहाँ बनने के बाद में इन शुक्राणुओं द्वारा ये यहाँ पर साथ में खुलती हैं। देखिए यहाँ शुक्राणु बनेंगे, शुक्राणु शुक्रवाहिनी के द्वारा शुक्राशय में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? शुक्राशय में जाएंगे। शुक्राशय के बाद में प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव आ जाएगा, इसका ऊपर ग्रंथि का स्राव आ जाएगा, साथ में मिल जाए। देखिए एक ही नली है, ये शुक्राशय की नली, ये शुक्राशय से आ रही है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि की, ये काउपर ग्रंथि की आती हुई इस मूत्र मार्ग में आती हैं और शुक्राणु गति करते हुए यहाँ शीर्षण में आ जाते हैं। जब मैथुन की क्रिया के समय ये भाग जो है वो बेलनाकार हो जाता है। ये भाग क्या है? बेलनाकार व कड़ा हो जाता है तथा योनि भाग के भीतर तक जाकर गर्भाशय में क्या है? शुक्राणुओं को छोड़ता है। ये यहाँ पे आपको ये भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ ये भाग। इस भाग के आगे का जो भाग आपको दिख रहा है वो क्या होता है? शीर्षण मुंड होता है। क्या होता है? यहाँ पे शीर्षण नाम लिखा हुआ है लेकिन ये शीर्षण मुंड होता है और इस शीर्षण पे एक झिल्ली, पतली झिल्ली पाई जाती है, आवरण पाया जाता है, जिसे
शीशन मुंड छद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीशन मुंड छद जो है वो कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये शीशन की आपकी संरचना थी, साथ में वृषण और साथ में जो नर जनन तंत्र है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम मादा जनन तंत्र की बात करेंगे, वो कल वाली वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।